जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, तो पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यदि देखा जाए तो यूनिट 8 जो था वो आपके कौन से संबंधित नाटक विधा से संबंधित यूनिट था, जिसमें कुल आपके देखे तो 14 नाटक थे। अब इसमें भी आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक लगा हुआ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 2 नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगा है। एक नाटक तो अंधेर नगरी है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित जो नाटक है भारत दुर्दशा, उस पे जो है हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब इस नाटक को पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि जो समय था, यानी अगर आप समय देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय 1850 से 85 वो समय क्या रहा है। तो ऐतिहासिक परिदृश्य में अगर देखें तो उस समय, क्योंकि जो भी हम कहते नहीं कि जो साहित्य हमारा होता है कहीं ना कहीं वो समाज का दर्पण होता है, यानी जो भी हमारे आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो भी चीजें हैं, एक लेखक उसी मनोदशा में आके चीजों को लिखता है। तो एक तरीके से क्या करता है, एक कवि जो होता है चीजों को संप्रेषित करने का कार्य करता है। अब भारतेंदु जी का जो समय है अगर आप देखिए ध्यान से तो 1850 से 85, और आपने इतिहास में कभी ना कभी ये घटनाएं पढ़ी होंगी 1857 की क्रांति, यानी वो हमारा देश एक समय ऐसा था जो हमारा देश होकर भी वो अंग्रेजों का गुलाम था। ऐसे में जितनी प्रकार की शोषण या हमारे यहाँ के लोगों को जिस तरीके से एक तरीके से अन्याय का, बहुत ज्यादा अन्याय सहन करना पड़ता था, तो वो एक लेखक ही है जो किसी भी माध्यम से जो है कुठाराघात करने के लिए लिख सकता है। तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है उनके द्वारा जो हम कह सकते हैं कि आधुनिक जो साहित्य है उसमें भी आधुनिक काल में जब नाटक का आरंभ माना जाता है कि एक सक्रिय अगर रूप से देखा जाए तो हिंदी साहित्य में नाटकों के माध्यम से उन पे जो है कुठाराघात करने के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम था, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा जो है हिंदी साहित्य में लाया गया। तभी तो हम इनको नवजागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। तो इनके द्वारा जो है ये जो प्रहसन है, यानी ये जो है प्रहसन, क्या इसका नाम है अंधेर नगरी। अब इसको आप जोड़ के पढ़िए, अंधेर नगरी नाटक, यानी ये उस समय लिखा जा रहा है नाटक। आप इसका समय भी देखिए, रचना काल इसका क्या है 1881 ईस्वी। अब तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये नाटक लिखने का और इस नाटक का नाम अंधेर नगरी रखने के पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। क्या सोच के इसका नाम अंधेर नगरी रखा गया। ये इनके दूसरे नाटक जो 1880 में रचना काल है भारत दुर्दशा का पढ़ते हैं, उसका नाम भारत दुर्दशा क्यों रखा गया। इट मीन्स कि हमारा जो भारत है वो इस तरीके से उस समय गुलामी में बंधा हुआ था, और ऐसे परिदृश्य में हमारी जनता की बात कैसे पहुंचाई जाती लोगों तक। तो ये अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये ऐसे जो इन्होंने सशक्त माध्यम अपनाया लेखन का और अपने जो मुद्दे को संप्रेषित किया। अब आपको ये जो नाटक है यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ये नाटक है आपको दिखेगा 6 दृश्य हैं इसमें और 6 स्थान है। अब ये क्या कि क्रम से आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ये नाटक है, नाटक का रचना काल क्या है, प्रहसन है, कितने दृश्य हैं इसमें, तो 6 दृश्य हैं। अब इन 6 दृश्य के माध्यम से एक नाटककार, यानी नाटककार मीन्स की भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हमारे समाज में उस समय जो अंग्रेजों के माध्यम से जो विसंगतियां उत्पन्न की गई थी उन्हीं को दिखाने का प्रयास किया गया है। यदि आप इसको जोड़ेंगे, जैसे अंधेर नगरी, तो अंधेर नगरी की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंधेर नगरी अंध व्यवस्था का प्रतीक है। अब अंध व्यवस्था क्या था, एक समय ऐसा है जो हम जो है इतने भारतवासी, अगर आप कहें कि भारतवासियों को किसी ने आके गुलाम बना लिया और गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए, यहाँ पे अगर देखिए चौपट राजा, उस समय आपने देसी रियासतों के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा कि कभी भी बाहरी आक्रमण होता, लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं। लेकिन इसीलिए तो कहा गया है ना कि भारत दुर्दशा में कि अगर देखा जाए तो हमारे कितने पुत्र हैं लेकिन हमारे हाथ कोई नहीं पकड़ रहा है। तो उस समय जो स्थिति थी वो चौपट राजा, चौपट राजा मतलब कि अलग अलग लोग हैं, सब विवेक शून्य हैं, कोई भी नहीं है कि बाहरी आक्रमण हो रहा है, एकजुट होकर फिर हम जो है साथ में लड़ाई के लिए आए। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें गोवर्धन, लोभ वृत्ति और पेटू लोग, उस समय क्या था, अंग्रेजों की चाल बहुत अलग होती थी। वो क्या होता था, किसी भी रियासत को अपने में मिलाना है, बस उनको आप लोभ लालच दीजिए, वो तुरंत जो है उनके चंगुल में आ जाते।
तो मुझे ये लगता है कि ये नाटक ना बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रकार आपके सामने रखा गया है कि आप इसको जो है जोड़ कर पढ़ें। इस नाटक को आप उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख के पढ़ें। अब जैसे है, आपको नाटक में सबसे पहले दृश्य दिखाई देगा, यहाँ पे प्रथम दृश्य। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे प्रथम दृश्य है बाह प्रांत। बाह प्रांत में सबसे पहले आप नाटक देखेंगे तो प्रथम दृश्य में जो है महंत जी जो हैं वो अपने दो चेलों के साथ आते हैं। इनके दो चेले हैं, एक गोवर्धन दास है और एक नारायण दास है। अब इनके साथ जब वो चेलों के साथ प्रवेश करते हैं, जैसे ही बाहर प्रांत में आते हैं, तो एक तरफ तो महंत जो है राम भजो बाई इस तरीके से वो कहते हुए आते हैं, और अपने जो किस नारायण दास जो उनका शिष्य है नारायण दास, उसे कहते हैं कि जो है पुत्र ये तो नगर जो है हमें इस तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पे हमें दान दक्षिणा बहुत मिल सकता है, बहुत ही संपन्न लोग दिख रहे हैं। तो नारायण दास कहते हैं बिल्कुल आपने सही कहा, हो सकता है मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा, ऐसा वो जाहिर करते हैं। और जो महंत है वो अपने जो गोवर्धन दास यानी दूसरा जो शिष्य है उससे ये कहते हैं कि एक काम कीजिए आप जो है किस तरफ, तो यहाँ पे ध्यान रखिए बारीकियों से कि ये जो है गोवर्धन दास यानी अपने दूसरे शिष्य से कहते हैं कि आप जो है दक्षिणा यानी भिक्षा मांगने के लिए आप पश्चिम दिशा में जाइए, और ये नारायण दास दूसरे शिष्य से कहते हैं कि आप पूर्व दिशा में जाइए। हो सकता है कि आपको बोर्ड पे जो है बहुत ही छोटा दिख रहा हो, बट मेरा प्रयास यही है कि आप ध्यान से चीज़ों को सुनिए, और इसका हम स्क्रीनशॉट भी जो है अपने टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड कर देंगे। और बस इतना ही, मेरा काम खत्म नहीं होगा, ये तो आपको एक भूमिका यहाँ पे बांट देंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करा देंगे, बाकी हम टेक्स्ट बुक जरूर करवाएंगे, है ना, क्योंकि बिना टेक्स्ट बुक के आप पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि पहले ये था कि ऐसे आ जाता था क्वेश्चन कि कितने दृश्य हैं, कौन सी श्रेणी का है, रचनाकाल कौन है, रचनाकार कौन है, हर एक दृश्य के नेम पूछ देते थे, बट अब ऐसा क्वेश्चन का लेवल नहीं रहा एनटीए का, इसलिए हमें जो है टेक्स्ट बुक को बहुत ही बारीकियों से पढ़ना है, तो उसे हम जरूर करवाएंगे। अब देखिए जैसे आप सुनिए कि जो पहला दृश्य है जिसमें महंत जी जो दो चेलों के साथ आते हैं, वो कहते हैं कि राम भजो बाई, फिर वो नारायण से बात करते हैं, फिर इसके बाद गोबर से कहते हैं कि एक काम करो तुम भिक्षा मांगने जो है पश्चिम दिशा में जाओ, और जो अपने नारायण दास है उससे कहते हैं कि आप एक काम करो भिक्षा मांगने पूर्व दिशा में जाओ। अच्छा, ये जो है इनके से ये तो चल देते हैं, लेकिन ये जो गोवर्धन दास है ये लोभ प्रवृत्ति का व्यक्ति है ना, जैसे होता है कि ऑफर दो लोगों को मिलता है, बट जो लोभ प्रवृत्ति का है वो तुरंत उसमें झांसे में आ जाता है। पर एक गुरु जो होता है उसका क्या कार्य होता है कि वो आपको सचेत करे कि नहीं, लोभ जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। लोभ क्या है, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी ना कीजिए या में नरक निदान। तो एक जो महंत है वो अपने शिष्य गोवर्धन दास को कहते हैं, क्योंकि उन्हें नारायण दास तो ऐसा नहीं लगा, तो वो गोवर्धन दास को ये कहते हैं। अब देखिए इतना ज्यादा हम फोकस करके ये क्यों कह रहे हैं कि ये गोवर्धन से कहते हैं, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी तरीके से पूछा जाता है कि महंत जो ये ज्ञान दिए वो किसको दिए हैं, या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो आपको पंक्तियां हैं ये पहले दृश्य में, दूसरे में, तीसरे में, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न है। अब इन्होंने कहा अपने चेले से कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी ना कीजिए या मैं नरक निदान, ये गोवर्धन दास से कहते हैं। लेकिन फिर भी शिष्य मानता नहीं, आगे जो है कहानी इसी तरीके से बढ़ती है। अब ये है कि अपने शिष्य के नारायण दास के साथ ये जो है चले जाते हैं, और अपने ये जो शिष्य है गोवर्धन से जो है इससे भिक्षा मांगने के लिए कहते हैं। अब पहला दृश्य यहीं पे समाप्त हो जाता है कि गोवर्धन निकल चुका है और नारायण दास जो है अपने गुरु के साथ चल पड़ते हैं। अब दूसरा आप देखिए कि दूसरा दृश्य आता है जो कि एक पूरा बाजार का परिदृश्य है, और बाजार में तो बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। ऐसे में आपको क्रम से देखना है कि यहाँ पे जो क्रम कि किसका किसका नंबर कैसे आता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही बाजार में ये एंट्री करते हैं, यहाँ पे आपको कबाब वाला, फिर घासी राम, नारंगी वाला, हलवाई, कुजड़ीन, मुगल, फिर पाचक वाला, मछली वाला, जात वाला, इस तरीके से क्रम से आता है ना। वैसे तो देखा जाए कुल कितने पात्र हैं, लगभग देखेंगे तो 28 पात्रों का जिक्र है टोटल मिला के, अगर नाटक में देखें तो 28 पात्र हैं। तो जो बाजार का परिदृश्य है वो दूसरा परिदृश्य है, जिसमें सबसे पहले जो एंट्री होता है किसका, गोवर्धन का, क्योंकि भिक्षा मांगने के लिए उसको पश्चिम दिशा में भेजा गया, और जैसे वो एंट्री करता है पूरा बाजार का परिदृश्य होता है। अब यहाँ पे जैसे ही वो पहुंचता है तो यहाँ पे
कबाब वाला जो है अपने अलग तरीके से जैसे बेचा जाता है, कबाब वाला अपना वो बेचने के लिए वो करता है। अब गोवर्धन जो है बहुत ही उत्सुकता के साथ एक एक करके सभी दुकानों पे जाके पूछता है, घासीराम से, नारंगी वाले से, हलवाई से, कुजड़िन से, मुगल से, सभी से पूछता है कि ये कितने का, वो कितने का है। और सभी लोग एक ही बात कहते हैं, टके सेर, टके सेर। बहुत ही अद्भुत उसको लगता है कि हर एक चीज टके सेर कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये जो दूसरा परिदृश्य है जिसमें आपको बाजार का परिदृश्य दिखाया गया है, इस बाजार के परिदृश्य के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है बहुत ही बारीकियों पे जाते हैं। इवन जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे कुजड़िन, ये कुजड़िन सब्जी वाली है ना, इसके माध्यम से कहलाते हैं कि कैसे, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कहते हैं कि ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। तो इसके माध्यम से कि उन्हें लगता है कि क्यों कोई लोग जाग नहीं रहे हैं, सब क्यों सुसुप्ता अवस्था में है, हमारा देश जो है इस तरीके से गुलामी की जंजीरों में बंधा है, फिर भी यहाँ के लोग कैसे मस्त है। तो अलग अलग किरदारों का यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है, चाहे वो मुगल है, पाचक वाला, मछली वाला। यहाँ पे बहुत अच्छा एक ये इनके माध्यम से कहवाया गया है, जैसे होता नहीं कि हम कहते हैं कि ब्राह्मण है, ये है, वो है, तो कभी ये भी कहते हैं कि वो भी अपनी जात बेचने को तैयार है ना। तो वो तो वही बात हुआ कि जैसे यहाँ पे लोभ पाप का मूल्य समझाया गया कि आप अपने जिस किरदार में हो, अपने हर एक चीज को आप बेच सकते हो, तो फिर आपका खुद का एग्जिस्टेंस क्या है, क्या अस्तित्व रह गया है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कबाब वाला है घासीराम, यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे कबाब वाला तो कबाब बेचता है, और हलवाई हो गया, हलवाई का काम, कुजड़िन। अब यहाँ पे जैसे कुजड़िन है तो इसका थोड़ा अलग है, कुजड़िन जो है ये सब्जी बेचने का काम करती है। यहाँ पे जो घासीराम है वो क्या करता है, वो चना बेचने वाला काम करता है। तो यहाँ पे जैसे ये घासीराम दूसरे परिदृश्य में कहता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये चना खावे तौकी अम्मा, चना खावे गफूरन मुन्नी, ऐसी पंक्तियां आपको कौन से परिदृश्य में अंधेर नगरी के मिलता है। तो वो जब आप ध्यान से पढ़े रहेंगे कि पूरा जो सेकंड वाला यानी जो आपका द्वितीय है जिसमें बाजार है, तो बाजार में ही अलग अलग लोग मिलेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि बाजार में किसने क्या कहा था। तो यहाँ पे जैसे इसने कहा घासीराम ने कि चना खावे तौकी अम्मा, चना खावे गफूरन मुन्नी। अब एक चीज हम लोग और गलती कर देते हैं, जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे तौकी अम्मा के ऊपर ऐसे एक लिखा होगा, जैसे गफूरन मुन्नी है तो इनके ऊपर दो लिखा होगा, और टेक्स्ट में आप नीचे जाएंगे तो इनके अर्थ दिए होते हैं। अभी क्या है कि एनटीए जो है वहां से भी क्वेश्चन आपसे करता है कि ये तौकी अम्मा कौन है, गफूरन मुन्नी कौन है, इतनी बारीकियों से आपको टेक्स्ट को पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे ये तौकी अम्मा है, गफूरन मुन्नी है, ये उस समय अगर बात करें तो ये चर्चा किए हैं भारतेंदु जी, काशी की जो तत्कालीन वेश्याएं थी उनके बारे में यहाँ पे उन्होंने चर्चा की है। अब आगे देखें तो आप तीसरे नंबर पे देखते हैं, यहाँ पे नारंगी वाला का जिक्र होता है। अब नारंगी वाले में भी जाएंगे तो जब बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको वहां पे सिलहट, बुटकल, रामबाग, आनंद बाग, यहाँ की यानी अलग अलग, जैसे सिलहट के बारे में कि बांग्लादेश का एक नगर हो गया, बुटकल के बारे में उन्होंने नेपाल के एक कस्बे के बारे में जिक्र कर दिया, रामबाग हो गया, आनंद बाग, यानी नारंगी का भी जिक्र किया है। तो स्पेसिफिक कौन कौन से एरिया के नारंगी का जिक्र किया हुआ है, तो इस तरीके से आपको जैसे मान लीजिए एनटीए ने ये 4 दे दिया कि जो है आपको सिलहट, बुटकल, रामबाग, आनंद बाग या कोई और भी नाम दे दिया, और उसने आपसे ये क्वेश्चन कर दिया कि बताइए इसमें से कौन सा अंधेर नगरी में जो है नारंगी का जिक्र नहीं किया गया है। तो इतनी बारीकी से क्वेश्चन, फिर आप फंस जाएंगे क्योंकि आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ा हो या टेक्स्ट पढ़ा हो तो इतने ध्यान से नहीं पढ़ा हो। तो ये ध्यान रखिए। अब ये चीजें पता है कैसे पता चलेगा आपको, ऐसे ही 1 2 ऐसे करके और टेक्स्ट के नीचे दिया रहेगा, वो जब हम टेक्स्ट करवाएंगे वहां पे आप देखिएगा। अब देखिए तीसरे जो चौथे नंबर पे हलवाई का जिक्र आता है, 5वें पे कुजड़िन का। जैसे अब यहाँ पे कुजड़िन के जिक्र में आप देखें तो कहते हैं कि जैसे ये है कि जैसे काजी वैसे पाजी, टके सेर भाजी, क्योंकि कुजड़िन जो है सब्जी बेचती है तो वो कहती है जैसे काजी वैसे पाजी, टके सेर भाजी। अब जो मुगल है, मुगल जो है वो कहता है कि ले हिंदुस्तान का, नहीं ये तो यही कहती है, कुजड़ी नहीं कहती है कि ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बेर करके। पाचक वाला अलग अलग जो है मतलब एक तरीके से रचता है, पूरा परिदृश्य रचता है, जिसमें वो जैसे ये कहता है कि कैसे जो है चूरन लोग जो खाता है सारा हिंद हजम कर जाता है, यानी अपने ही यहाँ के बारे में कि कैसे वो लोग हमारे यहाँ की चीजों को खा के हजम कर जा रहे हैं और हम बस देख रहे हैं। तो पाचक वाला। जात वाला हमने बताया कि ब्राह्मण के माध्यम से कि कैसे उनके संबंध में ये भी कटाक्ष किया गया है कि अपने को जैसे बहुत ही धर्मार्थ मानते हैं, लेकिन समय के साथ वो जो है उस तरीके से निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा बाजार का परिदृश्य चलता रहता है, और कौन
जो गोवर्धन है ये जो है 7.5 पैसे भीख उसको मिलते हैं। तो उसमें वो 3 शेर नहीं, यहाँ पे ये 3 शेर नहीं है, 2.5 शेर है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है 2.5 शेर, क्योंकि इतनी बारीकियों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये गोवर्धन जब पूरे बाजार में इस तरीके से और जो भिक्षा उसको मिला होता है, तो वो 7.5 पैसे भीख मिले जो है उनमें 2.5 शेर मिठाई खरीद लेता है और फिर वो निकल पड़ता है। तो पहला परिदृश्य आपका यहाँ से जो है समाप्त हुआ कि कैसे वो बाजार में प्रवेश किया था, और इसके बाद जो है बाजार में किस तरीके से उसने घूमा, चीजों को देखा, फिर उसने जो है क्या किया, यहाँ पे मिठाई खरीद ली और चलता बना। अब शुरू होता है आपका जो है तीसरा परिदृश्य, जो कि तीसरा परिदृश्य है वो जंगल से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए ये जंगल से है, और ये ध्यान रखिए जो 5वां परिदृश्य वो अरण्य है, क्योंकि हम जो है एक तरीके से पर्यायवाची में जंगल का अरण्य भी पढ़ते हैं। तो ये है जंगल का परिदृश्य। अब इसमें क्या होता है कि उनके जो गुरु हैं, उनके गुरु जो महंत हैं और जो नारायण है, ये एक तरफ तो आते हैं जंगल में, एंट्री करते, जैसे मान लीजिए जंगल का पूरा परिदृश्य हो, एक तरफ जो है नारायण और उनके महंत जो है साथ में, वो एक तरफ राम भजो करके आते हैं, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो गोबर है वो अंधेर नगरी अनबुझ, क्योंकि उसको बड़ा आनंद आता है कि कितना बढ़िया वो था, इतने कम पैसे में हमने इतनी मिठाई प्राप्त कर ली, लेकिन वो जो है चालाकी को या उस अंधेर नगरी के जो रहस्य है उसको समझ नहीं पाता। तो ये एंट्री करता। अब दोनों आपस में मिलते हैं, तो जैसे गुरु मिलते हैं अपने शिष्य से ये चर्चा करते हैं कि बताओ भाई क्या लेके आए तुम, वहां पे गए वहां पे पूरे मार्केट में, फिर वहां से क्या लेके आए। तो ये कहते हैं कि वो जो बहुत ही खुशी के साथ ये जो गोवर्धन है वो कहता है कि हम तो जो है गुरुदेव जो है हमको 7.5 पैसे में जो है 2.5 सेर मिठाई मैंने खरीद ली। तो बहुत ही आश्चर्य होते हैं उनके गुरुदेव, ये कहते हैं कि ये कौन सी नगरी है भाई, इतने कम पैसे में तुमने इतना मिठाई खरीद लिया। तो वो जो है गोवर्धन जो है बताते हैं अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, सब कुछ तो वहां टके सिर मिलता है। और देखिए यही काम होता है गुरु का, वो तुरंत लक्षित कर लेते हैं कि भाई ये बिल्कुल गलत है, जहां पे तुम पहुंचे थे वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेत सेत सब एक कसे, जहां कपूत कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। महंत तुरंत कहते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा मिल जा रहा है जहां पे लोग अंधभक्ति में है ना, ये तो अंधभक्ति ही कहेंगे, कि ऐसा क्या हो सकता है कि पूरे बाजार में आपको एक ही दाम में सारी चीजें मिलती हो। इसका मतलब वहां पे अनुकरण करने वाले बिल्कुल अंधभक्ति में डूबे हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई तर्क के वैसे ही राह पे चल रहे हैं। तो उन्हें क्या लगा, तुरंत महंत को लगा, उन्होंने अपने जो शिष्य है क्या गोवर्धन, उसको तुरंत सचेत करते कि आपको उस नगरी में नहीं रहना चाहिए। बट यहीं पे बात आ जाती है लालच की। गोवर्धन कहता है कि नहीं गुरुदेव, वो बहुत अच्छी नगरी है, मैं तो वहीं पे रहूंगा। और ये जो इनके गुरुदेव होते हैं वो अपने जो दूसरे शिष्य नारायण दास को उसको लेके चल पड़ते हैं, और ये बैठ के बढ़िया तीसरे जो पार्ट में है उसमें मिठाई अच्छे से खाता रहता है। अब शुरू होता है कि इसको कैसे ज्ञात हो कि सच में लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, इसका अर्थ भी तो समझाना है। तो इसमें जो चौथा परिदृश्य जो कि राज्यसभा का आता है, पूरा राज्यसभा सजा होता है, वहां पे राजा मंत्री लोग सभी बैठे होते हैं, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये क्रम क्या है। जैसे हमने यहाँ पे बताते हैं कि ये क्रम है कबाब, घासी, नारंगी, हलवाई, कुजुड़ी, ये क्रम से आते हैं। ऐसे सेम यहाँ पे भी देखेंगे, राज्यसभा में सेवक, राजा, मंत्री, फिर दूसरा नौकर, फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया, कोतवाल, ये क्रम से आता है। अब चौथा जो है उनका जो राजा का जो होता है मंत्री वगैरह, वो उनको पान के लिए कहता है। ऐसे पूरा राजमहल का परिदृश्य आता है, उनके चेले चपेटे सब खड़े हैं और पूरा एकदम सजा हुआ है महल। और उसी समय कोई न्याय का गुहार लगाते हुए आता है कि महाराज हमें न्याय चाहिए। तो एक फरियादी आता है कि हमें न्याय चाहिए, और राजा बहुत ही उत्सुकता के साथ कि आपको जैसा यहाँ पे न्याय मिलेगा वैसा न्याय कहीं नहीं मिलेगा, और सच में बहुत ही अद्भुत न्याय मिलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आता है फरियादी और कहता है कि जो है मेरी बकरी जो है क्या हुआ, दीवार गिरा और बकरी हमारी दीवार से गिर के मर गई। अब पता चलता है कि ये अब देखिए राजा का दिमाग देखिए, वो कहता है बकरी मर गई, तो फिर अपने लोगों से पूछते हैं भाई बकरी कैसे मरी होगी, तो उसने कहा दीवार गिर गया। तो फिर कहा दीवार किसने बनाया है, फिर दीवार भाई किसने बनाया है, फिर दीवार में तर्क, तो तर्क लगा लगा के ऐसा होता है कि कारीगर, फिर चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया, फिर कोतवाल। अब इतना करते करते राजा के वहां पे आते आते फिर कोतवाल का नंबर आता है। बाद में ये पता चलता है कि जो कोतवाल है उनका कुछ काफिला ऐसा निकल रहा था जिसकी वजह से हड़बड़ी में जो है वो बकरी जो है वो दीवार गिरा और बकरी मर गई।
तो राजा ने ऐसा न्याय किया अपने यहाँ पे कि वो सीधे बोला कि ठीक है भाई, कोतवाल को ले जाओ, फांसी पे चढ़ा दो। तो जो चौथा परिदृश्य है, इसमें जो है कोतवाल को ले जाया जाता है फांसी चढ़ाने के लिए। अब बात यही नहीं बनती कि उसको फांसी चढ़ा दिया जाए। अब बात ये आती है कि जब फांसी के लिए जो रस्सी, जो फंदा था, उस फंदे में वो फिट नहीं आ रहा था। तो अब यहाँ पे लॉजिक लगाया जाता है, ये तर्क रचा जाता है कि फिर जो फिट आए उसी को एडजस्ट कर दो उसमें। तो जो पांचवा परिदृश्य, ये अच्छे से बढ़िया गोवर्धन दास मिठाई वगैरह खा रहा है, बहुत ही मस्त बैठा हुआ था। अभी क्या है कि अरण्य में वो जब बैठा हुआ है गोबर, गाते हुए कंधे नगरी अनबुझ राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा, बहुत ही मस्त है, मोदक खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। उसी समय जो है सिपाही लोग आते हैं, 4 सिपाही आते हैं और उसको पकड़ते हैं। और वो पूछता है कि भाई मैंने क्या गलती कर दी? तो बोले कि गलती कुछ नहीं, बस तुम मोटे हो और उसमें एडजस्ट हो जाओगे, और इसीलिए हम ले चल रहे हैं, वहां पे तुम्हें फांसी पे जो है लटकाना है। तो उससे समझ में आता है कि यार हमने कितनी बड़ी गलती कर दी यहाँ पे, ये सच में हमारे गुरुदेव ने सही बात कही थी। और फिर उसको लेके जाते हैं। अब जो छठा, यहाँ पे आप देखिए कि जात पात पूछे ने कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई, ये भी कहते हैं। और वेश्या जोरू एक समाना, ये जो पंक्ति आता वो भी इसी में आता है। बाकी टेक्स्ट पढ़ाएंगे तो किस कॉन्टेक्स्ट में आता वो भी हम अच्छे से बताएंगे। अब यहाँ पे उसको लेके जाते हैं। तो छठा जो परिदृश्य है उसमें शमशान का जो परिदृश्य आता है, जिसमें गोवर्धन को पकड़े 4 सिपाही आते हैं और गोवर्धन बहुत ही ज्यादा विचलित कि अब क्या होगा, अब तो मेरा अंत जो है निकट है। उसी समय प्रवेश होता है उसी तरफ से जो इनके गुरुदेव है नारायण, महंत और नारायण उनके शिष्य, वो आते हैं। तो ये सारी घटना जो है सब कुछ बताता है। तो तुरंत इनके गुरुदेव कहते हैं, हमने कहा था कि आपको ऐसी जगहों पे नहीं रहना है जहाँ शेष सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू ना कीजिए वास। मैंने आपको बहुत ही पहले सचेत किया था, परंतु आपने माना नहीं था। तो कोई बात नहीं, अब भाई शिष्य है तो बचाना पड़ेगा ही। अब ये होता है कि सभी लोग जो है फांसी चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, उनके 4 सिपाही पकड़े होते हैं। ये आपस में बातचीत करते हैं कि एक बहुत अच्छा तरीका है, बस हमें ये लगाना है, हमें ये कहना है कि ये जो साइट है वो इतना अच्छा साइट है कि अगर इस समय किसी को फांसी पे चढ़ाया जाएगा तो वो सीधे बैकुंठ में जाएगा। बस क्या था, क्योंकि वहां पे अंधेर नगरी, अनुकरण करने वाले जितने भी थे वो अंधभक्त थे। तो बहुत बड़ा जो मैसेज देना चाहते थे समाज को, एक तरीके से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो समझाना चाहते थे, वो यही मूल मंत्र था उनका कि अंधे भक्ति, अंध अनुकरण जो है किस तरीके से हमको भारत जैसी, भारत की दुर्दशा कर देता है। यानी एक तरीके से आपने देखा होगा कि पूरे भारत दुर्दशा नाटक में भी कि किस तरीके से भारत भाग रो रहा है और अंततः जो है किस रूप में हमारे देश की परिणति होती है, वो चीजें दिखाया गया है। तो यहाँ पे बताते हैं कि अब जब इनको जो है इस तरीके से पकड़ के जब 4 सिपाही ले जाते हैं, तो ये दोनों लोग स्वांग रचते हैं कि जो मरेगा इस साइट में बैकुंठ जाएगा। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि जैसे ही आपस में वो लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं कि ठीक है फिर मैं जाऊंगा, वो राजा बोलता है कि एक काम करो तुम लोग मत जाओ, अगर ये सबसे बढ़िया साइट है कि हम अगर मरेंगे इस समय बैकुंठ में जाएंगे तो मुझसे ज्यादा जो है, एक तरीके से अगर कहें कि मुझसे ज्यादा कौन मतलब कि व्यक्ति होगा कि जिसको स्वर्ग जाने की लालसा नहीं होगी, और अंत में जो है वो फांसी के लिए खुद चढ़ जाता है। इससे जो एक तरीके से पता चलता है कि अगर आपके देश में किसी ऐसे सत्ता का, अगर वो सत्ता केंद्र में है जहां पे अन्याय है, भ्रष्टता है, मानसिक गुलामी है, दूरदर्शी सोच है, उस राजा का सोच आपको क्या लगता है? ये जो सोच है राजा का, ये कैसा सोच है? दूरदर्शी सोच है। और वहीं पे आप देखेंगे महंत, यानी एक गुरु जो होता है वो आपके जो राज्य को वो कितना आगे ले जा सकता है। जैसे आपने चाणक्य के बारे में सुना होगा, एक तरफ चाणक्य है, दूसरी तरफ महापद्मनंद है। एक है कि नंद वंश को पूरा विनाश की लीला में रचने वाला है, तो एक है गुरु ये प्रतिज्ञा करता अपनी चोटी को खोल के कि नहीं, हम इस राज्य को चंद्रगुप्त जैसे महाराज को लाके बचाएंगे। तो एक गुरु अगर आप उसको बहुत सम्मानित करते हैं तो इस तरीके से वो आपको एक दूरदर्शिता, यानी अगर देखें तो आपको वो दूरदर्शी सोच दे सकता है। और इस तरीके से अगर सत्ता में कोई जो है बेईमानी के साथ जो है, भ्रष्टता अन्याय के साथ आ गया है, तो उसकी दूरदर्शी सोच जो है वो किसी को भी डुबो सकती है, वो अन्याय का एक पराकाष्ठा होता है। तो इस तरीके से गीत और नीति के वचनों द्वारा भी जो है भारतेंदु जी ने हमारे देश को उस समय जब मानसिक गुलामी से, उन जड़ता से लोग बंधे हुए थे, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहते थे, तो इन्होंने बहुत अच्छे से इस प्रहसन को रचा कि कम से कम ये प्रहसन जब मंच पे खेला जाएगा। और इसकी बात ये है कि
ये जो है ये नाटक 1881 में, ऐसा कहा जाता है कि ये नाटक जो है भारतेंदु जी ने एक ही दिन में रचा और एक ही दिन में लिखा गया और इसका मंचन भी उसी दिन इन्होंने दशाश्वमेध घाट पर किया था। तो ये मंचन करने के भी पीछे मूल कारण क्या हो सकता है कि कम से कम ऐसे नाट्य मंचन को हमारे देशवासी देखें तो अंदर से कुछ तो उनको लगेगा कि सच में ये तो जो ये रचा गया है, ये पूरा नाट्य प्रहसन रचा गया है, ये तो हमारे ही देश के ऊपर रचा गया है। उस समय की वर्तमान जो स्थितियां रही होंगी, वर्तमान कह सकते उस समय की जो स्थितियां रही हो तो उसी के परिदृश्य में प्रासंगिक थी और आज भी अनुकूल है। जब जब आपको लगता है कि भ्रष्ट हो रहा है समाज, लोग अंधा अनुकरण कर रहे हैं, उस समय ऐसे प्रश्नों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो क्या ये आज के परिदृश्य में जो अगर देखा जाए तो प्रासंगिक नहीं है? आज भी वो इतना ही प्रासंगिक है जो प्रहसन है ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया कि हाँ, यहाँ पे मनोरंजन को आधार बनाकर तात्कालिक विसंगतियों पर कड़ा प्रहार किया गया। शासन की भ्रष्टता, हिंदुस्तान की कमियां, धार्मिक विसंगतियां, इन सबको उजागर किया है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई भी विवेक शून्य व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं कर सकता है। तो पूरा इस तरीके से इन्होंने अच्छे से रचा है पूरा। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपो न से जैसे चौपट राज। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ महंत के माध्यम से ये कह दिया गया कि जहाँ पे न धर्म हो ना बुद्धि हो तो वहां पे सुजन अच्छे समाज कैसे हो सकते हैं। और ऐसे में अगर आपके चौपट राज हो तो वहां पे अन्याय जो ही विराजमान होगा, वहां पे न्याय कैसे आ सकता है। तो ये है पूरा जो है प्रहसन, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रहसन की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे ये प्रहसन समाप्त होता है। जो इसकी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमने यहाँ पे क्रमशः दे दी। अब मेरा ये कहना है कि आप ये तो पढ़ लिए हैं, लेकिन बहुत ही बारीकी से जो अध्ययन करने के लिए वो हम आपको जो है इसको टेक्स्ट को जो है अलग से वो आपको पहले जो है पीडीएफ को सेंड कर देंगे, हाईलाइटेड पीडीएफ को, और उसको मैं बहुत ही अच्छे से कि इन पंक्तियों पे आपको बिल्कुल विशेष ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अब टेक्स्ट तो ऐसा है कि नहीं हम पूरा टेक्स्ट रटे हुए आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कि आपको टेक्स्ट दे सकते हैं, आपको कौन सी चीज़ों को बहुत ध्यान से उसमें पढ़ना है। जैसे आपको सबसे पहले जैसे टेक्स्ट दे दिया जाएगा, आप उन टेक्स्ट को जो है खोले रहेंगे और यहाँ पे देखिए कि जैसे थोड़ा सा हम एग्जांपल देके बता रहे हैं आपको कि कैसे वो करवाना चाहते हैं हम। आप लोगों की भी जो राय होगी वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उससे हमें आइडिया लगेगा कि आप किस तरीके से कह रहे हैं। बाकी तो ये तरीका मुझे अपने तरीके से सही लगता है कि पहले ओवरऑल आपको नाटक के बारे में बता दिया जाए, फिर मूल टेक्स्ट को जरूर पढ़ा जाए। तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपका क्वेश्चन जो है छूटेगा। सबसे पहले कभी भी देखते हैं तो कहीं पे भी मंगलाचरण आता है, तो इसमें भी आपने देखा होगा कि जो भारतेंदु जी ने उन्होंने समर्पण से ये जो शुरू किया है पूरा अपना प्रहसन। अब इसमें सबसे पहले जैसे पूरे वाक्य में अगर आप देखेंगे तो जैसे राम भजो भाई, राम के भजे से कनिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबही नसाई। अब जैसे ही आप ये पढ़ते हैं कि सबही नसाई, तो हमारा ये कहने का मतलब है, इसीलिए हमने कहा था आपको मूल टेक्स्ट भेज देंगे वहां से। अब जैसे यहाँ पे टेक्स्ट आया नसाई और यहाँ पे लिख दिया गया एक, और फिर आगे पढ़ते हैं कि राम के नाम से दोनों नैनु बनो, और इनके बाद दिया गया है कि सूरदास भे कविकुल राई। अब जैसे ही राई आपको दिया गया तो राई के जस्ट ऊपर आपके ये दो कर दिया गया। तो हम क्या करते हैं, ऐसे तो पढ़ लिए बट इतनी बारीकियों पे हमारा ध्यान नहीं जाता, और फिर कभी कभी ये कह देता है कि आपके टेक्स्ट में जो नसाई है, राई है, इसका अर्थ क्या होता है। अभी टेक्स्ट जो एनटीए है कुछ इसका फ्रेमिंग ऐसे हो रहा है क्वेश्चन का, तो यहाँ पे नसाई का मतलब क्या होता है, नष्ट होना होता है ना। नसाई जो है इसका नष्ट होना होता है, और राई जो है, राई किसको कहते हैं, तो विभिन्न कवियों में जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है उसको राई कहते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से आपको टेक्स्ट पढ़ना है। फिर आगे जैसे हमने बताया था आपको कि गोवर्धन को कहते हैं कि तू पश्चिम की ओर जा, तो ये कौन कहता है, महंत उनसे कहते हैं। तो ये जब टेक्स्ट पढ़ाएंगे या तो बीच में यहाँ पे इस तरीके से आया हुआ है एक संदर्भ में आप देखेंगे कि जैसे हाँ, घासीराम जो कहता है ना कि चने जोर गरम चने बनावे घासीराम जिनकी झोली में दुकान। फिर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लेता, कुछ पंक्तियां आपको दे दिया, जैसे यहाँ पे चना खाए गफूरन मुन्नी,
चना खावे तौकी मैना। तो तौकी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दिया कि पहले तौकी मैना वाला पंक्ति था या गफूरन मुन्नी वाला था, या फिर उसने कोट किया कि सब बंगाली खाते हैं चूरन, इस तरीके से बोला, या मियाँ जुलाहे खाते हैं। तो ये आपको 3-4 ऐसे पंक्ति दे देगा और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सेट करना होगा। तो ऐसी चीजों को तो यहाँ पे पढ़ाना ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे टेक्स्ट आप देख ही रहे हैं कि कितने ज्यादा मतलब कि वो मोटे टेक्स्ट होते हैं। तो उसको हम ये करेंगे कि आपको जो है हाईलाइट करते रहेंगे और साथ में ये बताते रहेंगे कि इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो एक सबसे पहले हर एक जितने भी टेक्स्ट लगे हैं उनका जो डिस्क्राइब पार्ट होता है उनको हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। बाकी बुक का जो रेफरेंस है उस बुक के साथ आपको हाईलाइटेड कंटेंट को हम पहले डिलीवर कर देंगे, आपको सेंड कर देंगे, वहां पे आप उसको खोल के बैठिएगा और हम टेक्स्ट एक बार करा देंगे। मुझे जहां तक लगता है अगर इस तरीके से आप करते हैं और आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलेंगे कि एमसीक्यू का ये पैटर्न रहने वाला है। जैसे जब नारंगी वाले पोर्शन पे आप जाएंगे तो वहां पे कुछ आता है, जैसे एक है रंगतरा और संगतरा। तो पता लगा कि आपने इतनी बार नाटक पढ़ा होगा लेकिन आपका ध्यान शायद ही इस चीज पे गया होगा रंगतरा और संगतरा क्या है। अब यहाँ पे लिखा गया है आपका 4 और 5, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही 4 और 5 पे जाएंगे तो रंगतरा मीन्स क्या हो गया, संतरा हो गया, है ना। रंगतरा मीन्स क्या हो गया, संतरा हो गया। और जो आपका ये हो गया संतरा मीन्स क्या हो गया, मीठी नारंगी हो गया। तो ऐसी चीजों में पता है हमारा ध्यान नहीं जाता है। वो ये होता है कि जब आप लगातार पेपर देते हैं या अध्ययन करते रहते हैं तो चिंतन मनन से चीजें आती है कि हाँ पेपर का पैटर्न ये है। जो पेपर सेट करने वाले उनका दृष्टि यहाँ तक भी जा सकता है। तो क्यों ना फिर एक विद्यार्थी के जीवन में तो भाई उसको सफलता प्राप्त करनी है तो उसका भी दृष्टि वहां तक क्यों ना जाए। क्योंकि एनटीए का एक लेवल हार्ड बनाने का ये भी वो है कि जो चीजें ये है वो तो पहले से बच्चे जानते हैं। तो फिर हम उन बच्चों को कैसे उसमें से निकाले जिनको सच में, उन चुनिंदा बच्चों को कैसे निकाले जो थोड़ा से इस कंपटीशन को अलग बनाए। तो हमें भी बिल्कुल बारीकी से टेक्स्ट को बहुत अच्छे से करना है। बस आपके 2 वीडियो में टेक्स्ट, एक नाटक 2 वीडियो में अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और जो बड़े नाटक होंगे तो थोड़ा सा वो लॉन्ग होगा तो वो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज के इसमें हमने जो है अपनी तरफ से पूरा करा दिया। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर पिन करें, है ना। तो आज के लिए जो है हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।